ये है न्यूजीलैंड, एक ऐसा देश जो अपनी खूबसूरत वादियों के साथ बड़ी बड़ी माउंटेन रेंज के साथ जाना जाता है। एंड यहाँ का मौसम बिल्कुल ब्रिटेन की तरह है। यहाँ लॉन्ग विंटर के साथ बारिश और हल्की सी गर्मी होती है, बट इतनी खूबसूरत माउंटेन एंड खूबसूरत मौसम होने के बावजूद भी यहाँ की पॉपुलेशन ब्रिटेन की 8% पॉपुलेशन का आधा भी नहीं है। न्यूजीलैंड की ज्यादातर पॉपुलेशन यहाँ नॉर्थ में ऑकलैंड में रहती है, बट इंसान यहाँ तक कैसे पहुँचा? तो ये बात है 750 एडी की, जब माओरी ट्राइब पैसिफिक ओशन के बीचों बीच अलग अलग टापू पर रहते थे। ये लोग आज के पोलिनेशियन आइलैंड से निकलकर खाने की तलाश में अलग अलग कश्ती में बैठकर दूर दूर तक निकल पड़ते थे। बट द क्वेश्चन इज, माओरी लोग आखिर न्यूजीलैंड में क्यों आए? एक्चुअली 750 एडी के दौरान एक कूपे नाम के माओरी फिशरमैन जो अपने ट्राइब्स के लिए समुद्र में दूर दूर तक फिशिंग के लिए निकल जाता था, बट उनके जाल में जो भी फिश आती थी वो ऑक्टोपस का शिकार बन जाती थी। एंड माओरी लोगों के हाथ कुछ नहीं लगता था एंड उनके गांव को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, बट उनका मेन खाना था ही मछली। फिर कूपे ने डिसाइड किया कि वो किसी दूसरे टापू पर जाएंगे। फिर माओरी लोग समुद्र में दूर दूर तक जाने लगे। न्यूजीलैंड का पैसिफिक ओशंस के बीच होने की वजह से यहाँ साइक्लोन आना आम बात थी। फिर साइक्लोन से लड़कर उनकी कश्ती एक शांत और बड़े बड़े माउंटेन वाले आइलैंड पर आ पहुंची, जो था न्यूजीलैंड। ये आइलैंड सी फूड से माला माल था, जहाँ कोई इंसान नहीं रहता था। एंड ये आइलैंड माओरी लोगों के लिए परफेक्ट जगह थी। फिर क्या, कैप्टन कूपे ने अपने कुछ साथियों को पोलिनेशियन आइलैंड भेजा, जहाँ से ये लोग आए थे। फिर ये खबर बाकी के माओरी ट्राइब्स में फैल गई। एंड फिर क्या, न्यूजीलैंड में माओरी लोग बसना शुरू हुए। एंड 7th सेंचुरी तक माओरी लोग न्यूजीलैंड में पूरी तरह सेटल हो चुके थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था एंड बाकी दुनिया से दूर होने की वजह से इनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। बट अब ये सब जल्दी बदलने वाला था, जब यूरोपियंस पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए थे। यूरोप से कई एक्सप्लोरर को भेजा जा रहा था कि वो किसी कॉन्टिनेंट को खोजे एंड वहाँ रूल करे, जिससे यूरोपियंस की पावर बढ़ सके। इनमें से एक एबल टास्मैन नाम के डच एक्सप्लोरर ने इसकी तरफ रुख किया, बिकॉज यूरोपियंस को होप थी इसमें कोई ऐसा कॉन्टिनेंट होगा जो यूरोपियंस के लिए अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोल दे। एंड 1642 आते आते मिस्टर टास्मैन ने न्यूजीलैंड को खोजा। एंड जैसे टास्मैन ने एक शांत आइलैंड में कदम रखा, बट टास्मैन एंड माओरी लोगों के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ, जिसे टास्मैन को मजबूरन वहां से भागना पड़ा। फिर कुछ सालों बाद 1770s में ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक कॉन्टिनेंट की तलाश में इंग्लैंड से निकलकर न्यूजीलैंड आ पहुंचा। फिर जेम्स के कुछ साथियों और माओरी लोगों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई, जिससे कई माओरी लोग मारे गए एंड कई ब्रिटिश सोल्जर्स भी मारे गए। फिर क्या, जेम्स को भी मजबूरन वहां से वापस इंग्लैंड भागना पड़ा, बट जेम्स स्मार्ट था। उसने सफर के दौरान डिटेल मैप बनाया। फिर 18th सेंचुरी आते आते कई यूरोपियंस का न्यूजीलैंड में आना स्टार्ट हुआ, बट इस बार उन्होंने माओरी चीफ एंड माओरी लोगों के साथ एक स्मार्टली डील की। यूरोपियंस ने माओरी लोगों को प्रॉफिट का लालच देकर अलग अलग जगह पर अपनी कॉलोनीज बसाई, अपनी नेवल फोर्स भी बनाई। 100 साल बाद पूरा न्यूजीलैंड ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में आ गया। एक्चुअली ब्रिटिशर्स न्यूजीलैंड में अपना एक बेस बनाना चाहते थे, जैसे इंडिया में उन्होंने कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, ठीक वैसे। फिर साल 1841 में ब्रिटिश एंड माओरी लोगों के बीच एक और डील हुई, विच इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ वाइटांगी। आफ्टर दिस ट्रीटी न्यूजीलैंड बिकम्स पार्ट ऑफ यूरोप एंड ब्रिटिश एम्पायर। बट जब ट्रीटी साइन हुई तब माओरी लोगों की पॉपुलेशन 3 लाख से ज्यादा थी, बट ये कुछ सालों में घटकर 50,000 तक पहुंच गई। बिकॉज अब यूरोपियंस आए थे तो उनके साथ कुछ बीमारियां भी आई थी जो यूरोप में नॉर्मल थी, एंड माओरी लोगों पर इस बीमारी का असर होने लगा। बिकॉज न्यूजीलैंड बाकी दुनिया से कट ऑफ होने की वजह से माओरी लोगों में इन बीमारियों से लड़ने के लिए उतनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी नहीं थी। इसी वजह से लोकल माओरी लोग धीरे धीरे मरना शुरू हुए। 19th सेंचुरी आते आते न्यूजीलैंड एक वायलेंट कंट्री बन चुका था, बिकॉज ट्रीटी साइन के 5 साल बाद ब्रिटिश एम्पायर एंड माओरी लोगों के बीच द लैंड ओनरशिप को लेकर जबरदस्त खूनी लड़ाई हुई, जो 50 साल तक चली। इसमें कई माओरी लोग मारे गए, कई ब्रिटिशर्स भी मारे गए। ये युद्ध साल 1882 तक हुआ, बिकॉज माओरी के कई चीफ मारे जा चुके थे।
एंड माओरी कंट्रोल वीक हो चुका था एंड ब्रिटिशर्स भी स्मार्ट थे। अगर डेवलपमेंट चाहिए तो विदाउट लोकल्स इम्पॉसिबल है। एंड जब सब कुछ ठीक हुआ तब ब्रिटिशर्स ने माओरी लोगों को हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया। ऐसे धीरे धीरे न्यूजीलैंड में पीस एंड प्रोग्रेस का सफर स्टार्ट हुआ। बट टॉपिक इज why 99% New Zealand is empty and why New Zealand population living in Northern Island, because न्यूजीलैंड के साउथ में यहाँ की जमीन इतनी अनइवन है, रोड्स वगैरह बनाना या किसी भी एक्टिविटी करना इम्पॉसिबल है। अगर आप न्यूजीलैंड के इस पार्ट को देखेंगे तो यहाँ की जमीन इनफर्टाइल है, इसलिए न्यूजीलैंड की ज्यादातर पॉपुलेशन नॉर्दर्न आइलैंड में रहती है। पॉपुलेशन कम होने के कारण न्यूजीलैंड गवर्नमेंट को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी थोड़ी रिलैक्स करनी पड़ी। जब ये रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई तब इंडिया, चाइना और फिलीपींस से लोगों का आना स्टार्ट हुआ एंड न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन में फाइनली एक बूम आया। आज अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड में 60% लोग वो इमिग्रेंट्स हैं जिनका जन्म दूसरे देशों में हुआ था। इन ज्यादातर इमिग्रेंट्स यहाँ नॉर्दर्न साइड ऑकलैंड एंड उसके नियर बाय एरिया में रहती है। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज न्यूजीलैंड की ज्यादातर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एनिमल मीट एक्सपोर्ट करती है। यहाँ नॉर्दर्न साइड में देखेंगे तो यहाँ आपको ग्रीन जमीन और बेशुमार भेड़ बकरियां गाय देखने को मिलेगी। आज न्यूजीलैंड की ज्यादातर पॉपुलेशन 60 लाख के अराउंड है एंड भेड़ बकरियां 4 करोड़ से भी ज्यादा है। मतलब इंसान से ज्यादा यहाँ एनिमल की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, इसीलिए न्यूजीलैंड से ज्यादातर मीट बाहर एक्सपोर्ट होता है। आज न्यूजीलैंड एक डेवलप कंट्री है एंड ज्यादातर न्यूजीलैंड क्रिकेट के वजह से भी फेमस है। आप न्यूजीलैंड को कैसे जानते हैं? मैं तो जानता हूँ इसे क्रिकेट की वजह से। सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।